डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, ABST डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू। आज हम लोग फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंट के रिकॉन्सिलिएशन के प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे कि हम लागत लेखे और वित्तीय लेखों के प्रॉफिट में जो अंतर है उस अंतर के आधार पर रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, उनका तरीका क्या होगा, एक सजेस्टिव फॉर्मेट क्या हो सकता है, वो सजेस्टिव फॉर्मेट आपको बताऊंगा। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर उसको सोल्व करने का प्रयास भी अपन लोग करेंगे ताकि हम कंसेप्चुअल का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी समझ पाएँ। लागत लेखे और वित्तीय लेखों में जो प्रॉफिट में अंतर है, वो अंतर का कारण हम सबको पता है कि वो अंतर आपकी नीतिगत निर्णय, स्टॉक वैल्यूएशन में अंतर के कारण से, डेप्रिसिएशन में अंतर के कारण से, कुछ खर्चों जो वित्तीय लेखों में लिखे जाते हैं, कुछ खर्चे जो कि वो लागत लेखों में लिखे जाते हैं, कुछ इनकम कैश है जो केवल लागत लेखों वित्तीय लेखों में लिखी जाती है, लागत लेखों में नहीं लिखी जाती है। उन सब के कारण से लागत लेखे और वित्तीय लेखों में अंतर आता है। अब हम देखते हैं कि लागत लेखा और वित्तीय लेखों में जो समाधान विवरण पत्र हमको बनाना है उसकी प्रक्रिया क्या होगी। उस प्रक्रिया के लिए सबसे पहले हमें कोई आधार चुनना पड़ेगा। आधार का मतलब चाहे हम कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट को बेस माने या फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट को बेस माने। हम सब स्टूडेंट्स अपने स्कूल के दौरान हमने बैंक समाधान विवरण पत्र पढ़ा है, जिसके अंतर्गत हम कैश बुक और बैंक अकाउंट, बैंक कॉलम, इन दोनों में कोई कैश बुक के बैलेंस में और बैंक के बैलेंस में अंतर यदि कोई आता था, उसके लिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते थे। यहाँ पर भी उसी कंसेप्ट के आधार पर हम रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंस अकाउंट के प्रॉफिट में डिफरेंस के आधार पर। ये वो अंतर क्या है, किसको जोड़ा जाएगा, किसको घटाया जाएगा। यदि हमने कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट को बेस माना है तो फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेंगे, वो हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। और यदि हमने फाइनेंशियल अकाउंट के बैलेंस को बेस माना है तो कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आ जाएगा हमारे पास में। तो सबसे पहले हमको प्रॉफिट का बेस चुनना होगा। उसके बाद में हमको अंतर के कारण खोजने पड़ेंगे, वे अंतर क्यों आ रहा है। और उस अंतर के वो अंतर व्ययों के कारण से होता है, इनकम के कारण से भी हो सकता है, जिनका लेखा किसी एक पुस्तक में ही होना है, या हमारा कोई ओवरहेड का ऑब्जर्वेशन, अंडर एब्जॉर्प्शन हो सकता है, और एब्जॉर्प्शन हो सकता है, या अंतर एक ही कोई आइटम हमने केवल एक लेखा पुस्तक में लिखा है, दूसरे में नहीं लिखा है। इनके कारण से जो अंतर आया है वो कारण खोजते हैं, वो आइटम हम ढूंढते हैं और बाद में देखते हैं कि इसको जोड़ने से या घटाने से क्या हमारा प्रॉफिट का मिलान हो जाएगा। यदि हमने कॉस्ट अकाउंट में कोई खर्चा हमने पहले से हमने बेस माना कॉस्ट अकाउंटिंग को, और मान लीजिए हमारा कोई एक्सपेंडिचर ऐसा है जो कॉस्ट अकाउंट में ज़्यादा लिखा हुआ है, तो भैया आप कम कर दो, यानी लेस कर दो उस अमाउंट को, ताकि हमारा फाइनेंशियल अकाउंट से उसका मिलान हो जाएगी। फाइनेंशियल अकाउंट में तो लिखा हुआ नहीं है। हमको जो कुछ ऐड और लेस करना है वह ऐड और लेस जिसको हमने प्रॉफिट को बेस माना है उसी प्रॉफिट में जोड़ना और घटाना है, ताकि जो हमारी दूसरी सेट ऑफ बुक्स का प्रॉफिट है वह प्रॉफिट हमको कैलकुलेट होकर आ जाए और उससे मिलान हो जाए हमारा। तो मैं एक सजेस्टिव आपको यहाँ पर फॉर्मेट उपलब्ध करा रहा हूँ, जिसमें हमने कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट को बेस माना है
इनमें कुछ अंतर के कारणों को हम जोड़ा है, कुछ अंतर के कारणों को हमने घटाया है। जैसे हमने जोड़ने वाले आइटम लिखे हैं कि आइटम्स ऑफ इनकम रिकॉर्ड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स बट नॉट इन कॉस्ट अकाउंट, आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर recorded in cost accounts and such notional rent, notional interest but not in financial accounts। तीसरा हमने ओवर एब्जॉर्प्शन और ओवर रिकवरी ऑफ एक्सपेंडिचर इन कॉस्ट अकाउंटिंग। चौथा आइटम लिखा हमने ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स। और पांचवा हमने लिखा है अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंटिंग। यह सब मदें हम जोड़ेंगे कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट को बेस मानने पर। हमको घटाना भी है तो घटाएंगे क्या क्या? घटाने पर आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर रिकॉर्डेड ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट्स बट नॉट इन कॉस्ट अकाउंट। सेकेंड, अंडर एब्जॉर्प्शन अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स इन कॉस्ट अकाउंट्स। थर्ड, एबनॉर्मल लॉसेज रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स बट नॉट इन कॉस्ट अकाउंट्स। फोर्थ, इनकम शोन इन कॉस्ट अकाउंट्स बट नॉट इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। फिफ्थ, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स। और सिक्स्थ, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स। ये ऐड और लेस कर देंगे तो हमको प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स प्राप्त हो जाएगा, जो हमारा बैलेंस जो हमने शो कर रखा है। इस प्रकार दोनों प्रॉफिट के जो अंतर है उन अंतरों के कारणों का हमें पता लग गया है। अब एक न्यूमेरिक क्वेश्चन लेकर हम इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। जो हमने सजेस्टिव फॉर्मेट देखा है इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे हम। तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। 31 दिसंबर 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लागत लेखे का शुद्ध लाभ 86,200 दिखाया। वित्तीय लेखों तथा लागत लेखों की जांच से निम्न तथ्य सामने आए। फर्स्ट, वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स 1560। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स 850। देन डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट 5600। डेप्रिसिएशन रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट 6250। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट 4000। लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस चार्जेस इन फाइनेंशियल अकाउंट 2850। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स 20,150। बैंक इंटरेस्ट एंड ट्रांसफर फीस इन फाइनेंशियल अकाउंट 375। स्टोर्स एडजस्टमेंट क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक्स 237। लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन स्टॉक वैल्यू चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट 3,375। आपसे कहा गया वित्तीय लाभ की गणना करके लागत लेखों द्वारा दिखाए गए शुद्ध लाभ को वित्तीय लेखे द्वारा दिखाए गए लाभों से मिलान करते हुए समाधान विवरण पत्र बनाइए। यानी हमको इस क्वेश्चन के अंदर कई रीजंस दिए हुए हैं। कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट को हमको बेस मानना है और उसमें इनका समाधान, इन अंतरों को जोड़ना है या घटाना है। जो भी सिचुएशन बनेगी वो सिचुएशन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ये हमारा टाइटल होगा, जो हम 31 दिसंबर 2012 को बनाएंगे। क्वेश्चन में दिखा हुआ प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 86,200, तो आप प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 86,200 शो कर दीजिएगा। अब हर मद को हम लेकर देखते हैं कि वो ऐड की जाएंगी या लेस की जाएंगी। पहली मद दी हुई है वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स। 1560 रुपये के वर्क्स ओवरहेड ये अंडर रिकवर्ड है इन कॉस्ट अकाउंट में। तो आप अब क्या नहीं आई 1560 रुपये कम लिखे गए हैं, तो अब लिख दीजिएगा 1560 रुपये ताकि हमारा मिलान हो सके। तो आप इसको लेस कर दीजिएगा वर्क्स ओवरहेड
अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट 1,560 रुपये। दूसरे मद में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर रिकवर्ड, ये बिल्कुल इसके विपरीत है 850 रुपये से, तो इसको ऐड कर दीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स 850 रुपये से। फिर हमको मद दी हुई है डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट 5,600 रुपये और डेप्रिसिएशन रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट 6,250 रुपये। अब देखिएगा इन दोनों मदों के डेप्रिसिएशन चार्ज का जो आइटम दिया हुआ है, तो डेप्रिसिएशन ओवर रिकवर्ड यानी 6,250 जो डिफरेंस हमारा 6,250 से, तो डेप्रिसिएशन फाइनेंस अकाउंट में दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट अकाउंट में दिया हुआ है 6,250 और 5,600 का डिफरेंस ये 650 रुपये आता है। तो 650 रुपये को यदि कॉस्ट अकाउंट में ऐड कर दिया जाए तो हमारा समाधान हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन ओवर रिकवर्ड, जो ओवर रिकवर्ड है उनको हमको जोड़ना है, तो 650 रुपये इसमें ऐड कर दीजिएगा डेप्रिसिएशन ओवर रिकवर्ड 650 रुपये से। फिर आइटम दी हुई आपको लॉस ड्यू टू ऑब्सेंस ऑफ चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट, 2850 फाइनेंशियल अकाउंट का लॉस हमने डेबिट कर रखा है, कॉस्ट अकाउंट में इसको लिख नहीं रखा हमने, तो अब कॉस्ट अकाउंट में लिख लेने पर इसको लेस कर दीजिएगा। लॉस ड्यू टू ऑप्शन नोट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट 2,850 रुपये से। फिर हमको दिया हुआ है इनकम टैक्स इन फाइनेंशियल अकाउंट 20,150 यानी 20,150 इनकम टैक्स फाइनेंशियल अकाउंट में हमको लिख रखा है हमने, लेकिन कॉस्ट अकाउंट में नहीं लिख रखा है, खर्चा है, तो आप डेबिट कर दीजिएगा, नहीं लेस कर दीजिएगा। लेस इनकम टैक्स नोट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट 20,150 रुपये। फिर आइटम को दिया हुआ बैंक इंटरेस्ट एंड ट्रांसफ़र फीस इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। बैंक इंटरेस्ट हमको प्राप्त हुआ है 375 रुपये इनकम है जो कॉस्ट अकाउंट में नहीं लिखी हुई है, तो आप अब लिख दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा 375 रुपये। बैंक इंटरेस्ट एंड ट्रांसफर फीस नॉट इंक्लूडिंग कॉस्ट अकाउंट्स 375 रुपये। फिर दिया हुआ लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन स्टॉक वैल्यू चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट, हमको 237 रुपये का लॉस हुआ जिसका हमने लेखा स्टॉक में फाइनेंस अकाउंट में कर दिया है लेकिन कॉस्ट अकाउंट में नहीं किया, तो अब ऐड कर दीजिएगा आप 237 रुपये। सॉरी स्टोर्स इन, आपको जो आइटम दी हुई है वो दी हुई स्टोर्स एडजस्टमेंट क्रेडिट यानी क्रेडिट कर रखा है, आप फाइनेंस अकाउंट में क्रेडिट करना है हमको, तो 237 रुपये ये जोड़ देंगे हम। और लास्ट फिगर दी हुई हमको वो दी हुई है लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन स्टॉक वैल्यू चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट 3,375 रुपये। तो आप कॉस्ट अकाउंट में भी ये अमाउंट कम कर दीजिएगा 3,375 रुपये। अब जो हमारी प्लस करने वाला आइटम है 850, 650, 4,000, 375, 237, यह 86,000 जो बेस माना उसमें जोड़ने पर हमारा टोटल आएगा 92,312। जो घटाने वाले मदे हैं वो है हमारी 1,560, 2,850, 20,150, 3,375, इनका टोटल 27,935। 92,312 में 27,935 घटा दीजिएगा तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 64,370। तो ये प्रॉफिट होगा एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। ये फाइनेंशियल अकाउंट का जो प्रॉफिट होगा वो होगा 64,377। इस प्रकार हम रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें कुछ मदों को हमको जोड़ना पड़ सकता है, कुछ मदों को हमको घटाना पड़ सकता है। ये हमारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट था जो हमने सजेस्टिव फॉर्मेट बनाया, उसी फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। आपको वर्किंग नोट के अंतर्गत भी बता देना चाहिए कि हमने इन मदों को क्यों जोड़ा है, क्यों घटाया है। तो ऐसा भी हम करेंगे तो हमारा क्वेश्चन ज़्यादा ठीक प्रकार से बन पाएगा। आप लोगों को आज मैंने कंसेप्चुअल पोर्शन क्लियर किया है कि कैसे हम फाइनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट के रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं।
आप लोगों को कोई भी असुविधा हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझे अपने व्हाट्सएप पर अपना मैसेज डाल सकते हैं या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।